Now we start chapter number 3, second law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा कि फॉर अ क्लोज सिस्टम फॉर अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर एंड फॉर अ प्रोसेस डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. ओके, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या दिक्कतें थी, क्या प्रॉब्लम था, क्या लिमिटेशंस थे, उसको भी जानते हैं. देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली सेज दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड. इट सेज हीट इज कन्वर्टेड टू वर्क. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊर्जा संरक्षण का नियम है. उसने हमको बताया कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है. बट दिस लॉ डज नॉट गिव एनी डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस. परंतु हमको इस लॉ के द्वारा कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि टेम्परेचर का ट्रांसफर कैसे होगा या हीट का ट्रांसफर का डायरेक्शन नहीं मिल रहा था. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से हमको यह बताएगा कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है या कहाँ से कहाँ तक होता है. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह बतलाता है कि ऊष्मा अंतरण कार्य अंतरण के तुल्य होता है. यह कथन ऊष्मा और कार्य के प्रवाह की दिशा को निर्धारित या स्पष्ट नहीं करता है. अर्थात इस कथन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर बह रही है या गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बह रही है. ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें सीमा से बाहर ले जाता है. यह नियम हमें किसी प्रक्रम में ऊष्मा अंतरण की दिशा को स्पष्ट करता है. मीन सिंपल है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको हीट का डायरेक्शन नहीं पता चल रहा था, पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको यह हीट का डायरेक्शन पता चलेगा कि हीट का ट्रांसफर हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस में गया है या कोल्ड सब्सटेंस से हॉट सब्सटेंस में गया है, या जब भी होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जब ट्रांसफ़र करना हो हीट को, या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र करना हो, तो क्या कंडीशंस होती हैं या कैसे होता है, या नेचुरल है या क्या, इसमें क्या मोड यूज़ किया जा सकता है, ये सारा डिटेल्स हम जानेंगे एक एक करके. देखिए, वर्क इज नोन एज ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी, एंड हीट इज नोन एज डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी. ओके, देखिए, वर्क जो होता है उसको हम कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी. ओके, और हीट जो होता है उसको हम कहते हैं लो ग्रेड एनर्जी. क्यों? क्योंकि हीट वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है. हम अपने हिसाब से उसको आउटपुट के लिए, जैसे कि हमने बाइक लिया, अब उसमें जो फ्यूल हमने यूज़ किया, ठीक है, व्हीकल में जो हमने फ्यूल यूज़ किया, वो फ्यूल जो है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल हीट है, वो लो ग्रेड एनर्जी है. उसका कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, उसको बर्न करें तो, है ना, उसकी एनर्जी कहीं भी जा सकती है. पर अब हमने ऐसा एक सिस्टम बना लिया व्हीकल में कि अब वो एनर्जी बर्न हो रही है, तो उससे एक वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है. हमारे टायर्स घूम रहे हैं, रोटेट हो रहा है, हमारा इंजन फंक्शन कर रहा है, और इस कारण वर्क को हम माने हाई ग्रेड एनर्जी. ओके, और हीट को माना गया लो ग्रेड एनर्जी, क्योंकि हीट को एक तरह से समझिए कि रॉ मटेरियल है और वर्क को समझिए कि फिनिश प्रोडक्ट है. ओके, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी कंप्लीटली इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइकिल. मीन्स यह असंभव है, यह इम्पॉसिबल है. दैट इज इम्पॉसिबल. क्या इम्पॉसिबल है? कि हीट जो है लो ग्रेड एनर्जी, इसको पूरा का पूरा वर्क में ट्रांसफर किया जा सके. ओके, जैसे 100% हीट जो है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा. इसमें कुछ ना कुछ हीट क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, कुछ हीट का परसेंटेज जो होगा वो सराउंडिंग में चले जाएगा, लॉस होगा. इसीलिए हीट जो है वो जो लो ग्रेड एनर्जी है उसको हम टोटली 100% कंप्लीट नहीं कर सकते हैं वर्क में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही. ओके, अब आते हैं नीचे. कार्य जो है वो ऊर्जा स्तर की है, वो उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, व्यवस्थित ऊर्जा है, जबकि ऊष्मा जो है वो निम्न स्तर की ऊर्जा है, ये अव्यवस्थित ऊर्जा है. ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि ऊष्मा का कुछ भाग सराउंडिंग में वेस्ट हो जाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. ठीक, जबकि कार्य को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है. जबकि आप चाहें तो हाई ग्रेड एनर्जी जो है वर्क, उसको 100% पूरा का पूरा 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, अब देखते हैं हम. देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई नियम नहीं है एक्चुअल में, ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं
इन दोनों को लिखा जाता है। जब भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात होता है तो दो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? नंबर 1 है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और नंबर 2 है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, क्लॉसियस का कथन है एक और दूसरा है केल्विन प्लांक का कथन। जब ये दोनों कथन आप लिखते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या राइट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये बताना पड़ेगा बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टेटमेंट्स ऑफ टू थिंग्स, नंबर 1 केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, नंबर 2 क्लॉसियस स्टेटमेंट। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिखिए, तो आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा इसमें कि यह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो कथनों का संयोजन है। दो कथनों को जोड़कर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहा गया है। नंबर 1 है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और नंबर 2 है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। ठीक है, पहले मैं आता हूँ क्लॉसियस के स्टेटमेंट के ऊपर। क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या था, कथन क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर इन अ साइकिल विथआउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। ओके, किसी बाहरी ऊर्जा की मदद के बिना ऊष्मा का निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर स्वतः प्रवाहित होना असंभव है। देखिए, अभी तक आपने क्या देखा है कि हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। जो ठंडी चीज़ होती है और गर्म चीज़ होती है, इन दोनों को अगर हम जोड़ के रख दें तो हीट गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जाती है। ये अब तक हमने होते हुए देखा है। लेकिन क्लॉसियस का ये कहना है कि निम्न तापमान से हाई तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह होना असंभव है बिना किसी बाहरी मदद के। अगर कोई बाहरी मदद नहीं मिल रहा है तो उस केस में हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव नहीं कर सकता है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये कहना है क्लॉसियस का। ये क्लियर है, सिंपल सा है। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर फॉर अ साइकिल विथआउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट मीन्स बाहरी मदद। ओके, अब हम आते हैं दूसरे कथन के ऊपर। दूसरा कथन है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक का कथन है। केल्विन प्लांक का कथन क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल। ऐसे किसी डिवाइस को बनाना असंभव है जो किसी साइकिल के ऊपर ऑपरेट कर रहा हो, जो कि विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूसली बाय एक्सचेंजिंग हीट विथ अ सिंगल रिजर्वायर। मीन्स जो कंटिन्यूसली वर्क हमको दे रहा हो और एक सिंगल रिजर्वायर के ऊपर वर्क कर रहा हो, दूसरे कोई रिजर्वायर का यूज ना कर रहा हो, तो ऐसा प्रोडक्ट को डेवलप करना इम्पॉसिबल है। इसको कहेंगे हम प्रीपिचुअल मोशन मशीन 2। इससे पहले हम पढ़े थे प्रीपिचुअल मोशन मशीन 1, यह है प्रीपिचुअल मोशन मशीन 2। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि PMM2 है ये, पर आप अपनी जानकारी के लिए रखिए कि ये PMM2 है। ठीक है, देखिए हिंदी में भी एक बार बता रहा हूँ, फिर डायग्राम के साथ बताऊंगा। इस प्रकार की किसी भी मशीन का बनाया जाना असंभव है जो कि लगातार कार्य का उत्पादन करे, जबकि ऊष्मा का अंतरण किसी एकमात्र कोष से हो रहा हो। लगातार वर्क हमको कोई मशीन दे रहा हो और एक ही रिजर्वायर, एक ही कोष से उसका ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा हो, तो यह असंभव है। देखिए कैसे, तो इस चीज़ को समझते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई डिवाइस है, ये कोई इंजन है, कोई डिवाइस है, कोई भी मशीन है मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी मशीन को वर्क करने के लिए पहले उसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, हीट सप्लाई होगा। जैसे आपका बाइक है तो उसमें पहले फ्यूल देना पड़ेगा, या कोई मशीन है तो उसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आ रही है उसको हम क्या मान लिए? रिजर्वायर है। या फ्यूल जो हम डाल रहे हैं उसको, जो हमारा फ्यूल टैंक है, उसको मान लेंगे हम रिजर्वायर। इसको कभी खत्म नहीं होना, तभी मशीन हमारा काम करेगा। ओके, पहला चीज़ तो ये होगा। अब देखिए एक सिंगल रिजर्वायर है जहाँ से हमको हीट मिल रहा है और ये इसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। हीट को जो भी हमारा मशीन है वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। अब एक ही रिजर्वायर होने से क्या होगा कि पूरा का पूरा हीट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वर्क में। तभी ऐसा होगा, है ना? नहीं तो अगर नहीं होने से कुछ हीट जो बचेगा उसको सराउंडिंग में, वातावरण में जाना पड़ेगा या कहीं भी और जाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं दूसरे रिजर्वायर में भेजना पड़ेगा। जैसे हम चलते हैं तो हीट डेवलप होता है हमारे चलने से फ्रिक्शन के कारण, तो वो कहाँ जाता है? सराउंडिंग में जाता है। ये एक रिजर्वायर हो गया। ओके, अब
देखिए यहाँ पे एक ही रिजर्वायर है और ये हीट ट्रांसफर हो रहा है इस रिजर्वायर से, और ये हमारा वर्क डन है। वर्क डन जो है वो, अगर एक ही रिजर्वायर होगा तो पूरा का पूरा हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में, जो कि असंभव है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हीट लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी कंप्लीटली। पूरा का पूरा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, कुछ पार्ट इसका वेस्ट होगा ही और वो सराउंडिंग वगैरह में जाएगा। इसी को कहा गया है PMM2। क्यू पूरे तरीके से कन्वर्ट W में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, शेष क्यू का निस्तारण दूसरे कोष में होगा, मात्र एक कोष होने पर यह द्वितीय नियम का उल्लंघन होगा। तो यह है केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, यह है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। ओके, अब हम आते हैं यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन बताता हूँ। देखिए हीट इंजन क्या है। हीट इंजन इज अ डिवाइस which converts part of heat into work and rejects remaining to the sink और surrounding। ऊष्मा इंजन एक निकाय है जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और शेष ऊष्मा को सिंक में भेज दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई इंजन है, एक जगह से इसमें हीट आया, ठीक है, ये हमारा रिजर्वायर है जहाँ का कुछ टेम्परेचर है, मान लेते हैं T1। ये एक रिजर्वायर है जहाँ का टेम्परेचर है T2। मान लीजिए यहाँ से हमको हीट मिल रहा है, ठीक है, और जो सराउंडिंग हीट है वो कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और हीट से कुछ पार्ट कन्वर्ट हो रहा है वर्क में और कुछ पार्ट वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि हीट पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा वर्क में, ठीक है, कुछ पार्ट कन्वर्ट होगा, कुछ रिजेक्ट होगा। अब इंजन के लिए क्या होता है, जो अपर रिजर्वायर होता है इसको हाई टेम्परेचर बोला जाता है और T2 जो होता है इसको लो टेम्परेचर बोला जाता है। Q1 जो है इंजन के अंदर आ रही है इसको बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब या बोला जाता है हीट सप्लाई। Q2 जो है इसको बोला जाता है हीट रिजेक्टेड बोला जाता है। ओके, W जो है वो हमारा वर्क आउटपुट है। यहाँ पे इसके फार्मूले तो बने हुए हैं, पर मैं आपको इसको एक नए पेज पे मैं खुद लिख के आपको बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ओके, चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर मीन्स ऐसा कोष जिससे कितना भी हीट लिया जाए वो ख़त्म नहीं होगा। ये हम देख रहे हैं किसके लिए, हम देख रहे हैं हीट इंजन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। इंजन क्या काम आता है, इंजन आता है वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। इंजन से हमको क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है, तभी हमारी गाड़ी चलती है। अब जो रिजर्वायर है जिससे हम हीट लेंगे इसको हायर टेम्परेचर बोला गया है। इससे जो हीट सप्लाई हो रहा है इसको मानेंगे Q1, कहीं कहीं पे इसको QS भी लिखा होता है, मतलब हीट सप्लाई लिखा होता है। ये हीट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इंजन में। सपोज समझ लीजिए कि ये आपका मोटरसाइकिल का इंजन हो गया, इसमें जो फ्यूल का हीट आ रहा है ये हो गया, ये आपका फ्यूल टैंक है जहाँ का टेम्परेचर T1 है, जहाँ से हीट आ रहा है सपोज। फिर कुछ पार्ट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुआ हीट का, कुछ पार्ट जो हुआ वो रिजेक्ट हुआ, इसको Q2 लिख दिए या QS लिख दिए, और बचा हुआ हीट जो है वो टेम्परेचर में चले गया। बचा हुआ हीट कहाँ गया, देखिए ये आया हीट इंजन हमारे फ्यूल टैंक से, बचा हुआ हीट इंजन में वर्क होने के बाद कहाँ चले गया, सराउंडिंग में चला गया, वातावरण में चला गया। तो वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है, कम होता है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या होता है, हायर टेम्परेचर होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए हमको कॉन्सेप्ट आ सकता है 5 नंबर में पूछ सकता है कि हीट इंजन का कॉन्सेप्ट बताइए, या इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा तो ये डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा कि एक हीट इंजन है जिसमें से एक रिजर्वायर से हीट सप्लाई हो रहा है Q1, जहाँ से हीट सप्लाई हो रहा है जिस रिजर्वायर से वो हायर टेम्परेचर है जिसको T1 से डिनोट किया गया है। पार्ट ऑफ हीट जो है Q1 का कुछ पार्ट ऑफ हीट उससे वर्क कन्वर्ट हो रहा है, वर्क मिल रहा है हमको। रिमेनिंग हीट जो है Q2 वो सराउंडिंग में या सिंक में। सोर्स और सिंक हम पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में स्टार्टिंग में। सोर्स मतलब ऐसा रिजर्वायर जिससे कितना भी हीट ले लिया जाए वो ख़त्म नहीं होता, और सिंक मतलब ऐसा रिजर्वायर जिसमें कितना भी हीट सप्लाई कर दिया जाए, अब्जॉर्ब कर दिया जाए, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसको हम माने थे। तो इसमें सिंपली इफिशिएंसी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा यह होता है सिंपल सा, आउटपुट बाय इनपुट। हमने कितना इनपुट दिया हमको कितना आउटपुट मिला। जैसे हमने 100 इनपुट दिया हमको 100 आउटपुट मिला, तो इफिशिएंसी हमारा हो जाएगा कितना 1।
अब हमने 100 इनपुट दिया और हमको मिल गया 97, तो हमारा एफिशिएंसी हो गया 0.97 और फिर इसको परसेंटेज में हम डिनोट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इस इंजन में हमारा आउटपुट क्या है। हमको आउटपुट क्या मिल रहा है इस इंजन में, हमको आउटपुट मिल रहा है ये हमारा वर्क। इंजन का काम ही है वर्क आउटपुट देना, इंजन का काम है वर्क आउटपुट देना। ओके, तो आउटपुट हो गया हमारा वर्क। और इनपुट क्या है, इनपुट हम दे रहे हैं इंजन के अंदर में क्या दे रहे हैं, Q1 को दे रहे हैं। ये हो गया हमारा इनपुट, W/Q1 ये इसका फॉर्मूला हो। ठीक है, अब एक चीज देखिए, Q1 जो है हीट तो हमने इतना ही दिया, Q1 दिया, इससे कुछ पार्ट कन्वर्ट हुआ वर्क में और बाकी बचा पार्ट कहाँ चले गया, सिंक में चले गया। मतलब इन दोनों का प्लस जो है वही तो हीट के बराबर होगा, है ना। जितना सप्लाई किए हैं उसमें से कुछ कन्वर्ट हुआ वर्क में, कुछ चले गया कहाँ, हमारे सिंक में। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हमने रख दिया यहाँ पर, तो इफिशियंसी हमको मिल जाएगी कितनी, W की जगह में हम रख देते हैं Q1 माइनस Q2/Q1। एक तो ये हो गया फॉर्मूला सिंपल सा इफिशियंसी का, Q1 माइनस Q2/Q1। या फिर और आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, Q1/Q1 कर सकते हैं, माइनस Q2/Q1 कर सकते हैं। Q1 कैंसिल होगा और आपको मिल जाएगा 1 माइनस Q2/Q1 भी कर सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। ये भी वर्क डन का फार्मूला है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये मेन फार्मूला है आउटपुट बाय इनपुट, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसी में जब Q1 माइनस Q2 को रख दिया तो हमको ये मिल गया। तो कॉन्सेप्ट में आपको ये इक्वेशंस बना के देने हैं, इजी है। 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाइड, आप लिख देंगे W क्या है, वर्क आउटपुट है, Q1 क्या है, हीट सप्लाइड है, Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड है, ईटा क्या है, इफिशियंसी है। ये मिल गया हमको। अब इस इक्वेशन को आप किसी भी इंजन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो, उत्क्रमणीय हो चाहे अनुत्क्रमणीय हो, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन को कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, इसको चाहे इसको, दोनों सेम है, इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, फॉर रिवर्सिबल, अगर कहीं पे रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है, उत्क्रमणीय साइकिल है, उत्क्रमणीय साइकिल के लिए अगर बात हो रहा है या प्रोसेस के लिए बात हो रहा है, तब के केस में क्या आप कर सकते हैं, आप मैं बता रहा हूँ आपको। तब के केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म्स है इसको आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं, T1 Q को रिप्लेस कर सकते हैं T से, तो Q1 माइनस Q2/Q1 को आप लिख सकते हैं T1 माइनस T2/T1 भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये किसके लिए है, ये फॉर रिवर्सिबल के लिए है या फिर फॉर कार्नोट साइकिल के लिए है। कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल नंबर 4 जो यूनिट है आपका, उसमें आप पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल, जो कि एक रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, तो उसके लिए कार्नोट साइकिल अगर कहीं लिखा होगा तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए, रिवर्सिबल साइकिल कहीं लिखा होगा तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए। कहीं पे भी अगर टेम्परेचर के टर्म्स में आपके वैल्यूज मिले हुए हैं, टेम्परेचर वाले वैल्यूज जो भी मिले हुए हैं आपको, जैसे हीट में फार्मूला नहीं है, टेम्परेचर में है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो टेम्परेचर वाले टर्म्स को आप यूज कर लेना। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब, अदरवाइज आपको देखना है या तो रिवर्सिबल साइकिल होना चाहिए या तो कार्नोट साइकिल होना चाहिए, तब इसको यूज करेंगे। या फिर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब इसको यूज करेंगे, अदरवाइज पहले आप इसी को यूज करिए। अगर इससे काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। तो इन इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इंजन के इक्वेशंस हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है, तीन चीजें आपको पढ़नी है। हीट इंजन है, हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर है। हीट इंजन हम पढ़ चुके हैं, हीट पंप क्या होता है मैं आज आपको बताऊंगा, और रेफ्रिजरेटर का क्या डेफिनेशन है वो आज मैं बताऊंगा आपको। बाकी के दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको कल करवाऊंगा। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप क्या है, उष्मा पंप क्या है। हाँ, आपने सर्दियों के समय में देखा होगा घरों में एक पंप लगा होता है दीवारों में, शायद आपने नहीं देखा होगा, पर ठंडी जगहों पर ऐसा यूज होता है। हीट पंप का काम क्या होता है, वो बाहर की जो बाहर का जो ठंडा जब जगह होता है बाहर का, तो वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है वायुमंडल से, सराउंडिंग से, और उसको रूम में भेजता है। ठीक है, हीट पंप मेंटेन हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। हीट पंप क्या करता है, मेंटेन करता है हायर टेम्परेचर, किसके कंपेयर में, सराउंडिंग से। मतलब
एटमॉस्फेयर में जैसे जो भी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करता है हीट पंप। इसका काम है हीट करना। ओके, ऊष्मा पंप परिस्थान सराउंडिंग से ज़्यादा उच्च तापमान बनाए रखने के कार्य में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आप रेफ्रिजरेटर तो काफ़ी समय से देख रहे हैं, अब इसका सिंपल से डेफिनेशन है, आज आप पढ़िए और आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। क्या है इसका डेफिनेशन? रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। रेफ्रिजरेटर का काम है लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना एज कंपेयर टू सराउंडिंग, वायुमंडल के उससे लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना कंपेयर में। ओके, यह एक निकाय है जो बाह्य यांत्रिक कार्य का उपयोग कर कम तापमान T2 से उच्च तापमान T1 में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। ये मैंने डायग्राम के लिए बताया है। आप सिंपल से यह लिख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वायुमंडल की तुलना में कम तापमान बनाए रखता है। ओके, तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। तो आज आप पढ़ लीजिए हीट इंजन को अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। हीट पंप जो है वो जस्ट अपोजिट है हीट इंजन का, ये मैं आपको कल समझाऊंगा कैसे अपोजिट है, और रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम। इसका 5 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, इन तीनों का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, डेरिवेशन, या फिर 5 नंबर में इनका एक न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। तो कल हम इनके डेरिवेशन को भी करेंगे और कल हम इनका न्यूमेरिकल्स को भी बनाएंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़ के समझ के रखिए। जो भी डाउट होगा मुझसे पूछिएगा फ़ोन करके। थैंक यू सो मच।